प्यारे बच्चों, मैं टीपी श्रीवास्तव आप सभी का मैथ्स फोरम में स्वागत करता हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अपने पहले वीडियो में वादा किया था कि मैं आपके लिए मैथ्स से रिलेटेड आपको वीडियो बनाऊंगा जो आपकी पढ़ाई में आपको काफ़ी मदद करेंगे और उन विद्यार्थियों के लिए जो ख़ास तौर से बिगनर हैं, वो विद्यार्थी जिन्होंने पढ़ रखा है, इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। बच्चों, हमने इन वीडियो के माध्यम से उन सभी विद्यार्थियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास मैं करूंगा, जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और सीडीएस। अब बच्चों, इसमें कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं, जैसे सीडीएस हुआ और आपका बैंकिंग का एग्जाम हुआ। इन दोनों परीक्षाओं का नेचर थोड़ा सा एसएससी से हट के होता है। जैसे अगर हम सीडीएस और एसएससी की बात करें तो इनका सिलेबस लगभग एक जैसा होता है। जैसे आपके एसएससी में अर्थमेटिक, एडवांस मैथ और डाटा इंटरप्रिटेशन तीनों का समावेश होता है। इसी प्रकार से आपकी सीडीएस की परीक्षा में भी अर्थमेटिक, एडवांस और डाटा इंटरप्रिटेशन का समावेश होता है। अगर हम बात बैंकिंग की करें तो बैंकिंग प्योरली दो चीज़ों पर निर्भर करता है। मैथ्स का पोर्शन अगर हम बात करें तो अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन, इन दोनों का 50-50% रोल होता है। अर्थात अगर 25 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है तो 25-25 क्वेश्चन का इनका रोल रहता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के हैं तो 10 क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन के होते हैं। तो बच्चों, इन वीडियो के माध्यम से मैंने आपको, चाहे एसएससी का विद्यार्थी हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे सीडीएस का हो, मैंने सभी को लेकर के यहाँ पर सभी तरह के प्रश्नों का समावेश किया है। इसमें सभी लोग लाभान्वित होंगे। और बच्चों, आपको इन वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक जितनी भी चीज़ें संभव हो सकती हैं मैं आपको करवाऊँगा। इसलिए ये प्री के विद्यार्थियों के लिए और मेंस के विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बच्चों, हमने अर्थमेटिक को 3 भागों में बांटा है। जैसा कि इसके जो यूनिट है, हमने इसको 3 यूनिट, और अगर हम मैक्सिमम कर सकते हैं तो हम 4 यूनिट में भी इसको बांट सकते हैं। जैसे कि हमने पहले यूनिट में इन टॉपिकों को लिया है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बच्चों, इनको एक साथ लेने का तात्पर्य ये है कि ये जितने भी टॉपिक हैं ये सभी एक ही कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लिया है। और बच्चों, आप देखेंगे एक ही कॉन्सेप्ट से ये चारों टॉपिक आपके हल हो जाते हैं, इसलिए हमने इनको एक साथ लेने का प्रयास किया है। और इसी तरह से हम दूसरी यूनिट में जब क्वेश्चंस लेंगे उसमें भी आपके 3 से 4 टॉपिक होंगे, और इस तरह से पूरे अर्थमेटिक को हम 3 या 4 यूनिट में बांट करके आपको पढ़ाएंगे। इसलिए आप ये मत सोचिएगा, जैसे हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों की कुछ डिमांड रहती है कि नहीं सर इस टॉपिक से शुरू करिए। आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, बट मैं आपको पहले उन टॉपिकों को पढ़ाऊंगा जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे बच्चों, इन टॉपिकों में अगर मैं बात करूं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें अगर हम प्री की बात करें तो कम से कम 3 से 4 सवाल होते हैं, लेकिन अगर हम मेंस की बात करें तो इसमें कम से कम 8 से 9 सवाल आते हैं। इसी तरह से परसेंटेज का जो टॉपिक होता है वो भी कम से कम, अगर प्री की बात करें तो 2 से 3 सवाल आते हैं, मेंस की बात करें तो 4 से 5 सवाल इसमें भी हो सकते हैं। इसी तरह से सिंपल और कंपाउंड की बात करें तो 3 से 4 सवाल इसमें भी आपको मिलते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपके जो टॉपिक्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बच्चों, आप यहाँ पर पूरे सवाल पाएंगे प्री से लेकर मेंस तक के। और जो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा उस थ्योरी में भी जो प्रश्न होंगे वो इधर उधर के प्रश्न नहीं होंगे। आपके जितने भी प्रश्न होंगे वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए अच्छे प्रश्न होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले जो मैं आपको थ्योरी बताऊंगा उसे आपको समझना है, क्योंकि अगर आप मेरे कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आप प्रश्नों को लगाने में कठिनाई महसूस करेंगे। इसलिए सबसे पहले
मैं उन विद्यार्थियों को जिन्हें आता भी है और जिन्हें नहीं भी आता या जो बिगनर्स हैं, उन्हें इस पहली क्लास को अवश्य अच्छी तरह से समझना होगा। और मैं पहली क्लास पर ज़्यादा जोर दूंगा आपको। जोर से तात्पर्य ये है कि मैं आपको समझाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा और आपको भी इसे ध्यानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो फिर आपको सवालों में दिक्कत आएगी। बट मेरा वादा है कि आप यहाँ पर जो भी प्रश्न पाएंगे, आपको जितनी भी परीक्षाएं होंगी, आप उन सभी परीक्षाओं में उन प्रश्नों को पाएंगे। ये हो सकता है कि आपको डाटा नंबर्स आपको दूसरे हो सकते हैं, बट आपको जो प्रश्न मिलेंगे, ये मेरा चैलेंज नहीं करता, बट ये मेरा दावा है कि आपको वही क्वेश्चन मिलते हैं। केवल भाषा का अंतर या डिजिट का अंतर हो सकता है, अन्यथा क्वेश्चन आपको वही मिलेंगे, चाहे प्री का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो। तो चलिए बच्चों, अच्छा दूसरी बात और भी है कि जैसे मान लीजिए आपके कोई सुझाव रहते हैं या कुछ आप जानना चाहते हैं, वो आप अपने मैसेज के द्वारा आप मुझे भेज सकते हैं। अगर आपके सुझाव उचित होंगे, अच्छे होंगे, मैं उनका जरूर समावेश करूंगा और अगले वीडियो में मैं उन सुझावों पर डिस्कस भी करूंगा। तो बच्चों चलते हैं, अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे बच्चों कि इस टॉपिक में आपको कुछ टर्म्स मिलते हैं, जैसे आपका सीपी। सीपी मीन्स होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। अच्छा, बहुत सारे बच्चों की डिमांड रहती है, जैसा कि आप लोगों ने मैसेज में मुझे भेजा कि सर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा करिएगा। बच्चों मैं आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों का प्रयोग करूँगा। इंग्लिश में क्वेश्चन होंगे, हिंदी में भी होंगे और लैंग्वेज में भी टर्म्स आपके सारे इंग्लिश में होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती तो आप मैसेज के द्वारा मुझे बता सकते हैं। तो बच्चों आपने देखा कि सीपी को हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। इसी तरह से बच्चों जब सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा होता है तो हमें प्रॉफिट होता है, और जब हमारा सीपी एसपी से बड़ा होता है तो हमें लॉस होता है। अब बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या होता है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि कॉस्ट प्राइस कहते किसे हैं। जब हम किसी दुकानदार के पास कोई सामान लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा हम उसको पैसे देते हैं और दुकानदार एक मूल्य बताता है, और जितना वो मूल्य बताता है आप उसको पैसा देते हैं। तो जो खरीदने वाला होता है, जो पैसे देता है, वो पैसे क्रय मूल्य कहलाते हैं, और जो बेचने वाला जिस रेट पर उसको बेचता है वो उसका विक्रय मूल्य कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जब हम कोई सामान परचेज करते हैं तो वहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक साथ आते हैं। खरीदने वाले के लिए वो मूल्य क्रय मूल्य होता है और बेचने वाले के लिए विक्रय मूल्य होता है। इसी तरह से बच्चों हमें लाभ कब होता है? जब हम किसी वस्तु को खरीदते हैं और खरीदने के बाद उसको बढ़ा के दामों में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, और अगर हम उससे कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें हानि होती है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अगर हमारा सेलिंग प्राइस सीपी से बड़ा है तो हमें प्रॉफिट होता है, और अगर हमारा क्रय मूल्य एसपी से बड़ा है तो हमें लॉस होता है। तो बच्चों ये आपने देखा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य यानी सीपी और एसपी क्या होते हैं। अब बच्चों इसके बारे में हमें एक चीज और देखना होगा कि जैसे कि आप ये देखिए कि जैसे मान लीजिए हमने किसी आर्टिकल को 500 रुपए में खरीदा, ये हमने खरीदा तो मेरे लिए क्रय मूल्य होगा, लेकिन यही मूल्य सेलर के लिए क्या होगा? सेलर के लिए मूल्य होगा ये एसपी होगा। सेलर के लिए तीन संभावना है। पहले हो सकता है कि उसको प्रॉफिट हो, दूसरी संभावना हो सकती है उसको लॉस हो, और तीसरी संभावना ये हो सकती है नो प्रॉफिट नो लॉस। उसको ये तीन संभावनाएं हो सकती है, लेकिन खरीदने वाले के लिए केवल एक ही संभावना है कि उसे न प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। और जब हमें प्रॉफिट और लॉस कोई नहीं होता, अर्थात उस मूल्य को हम कहते हैं 100%। ये मूल्य हमारा 100% ये किसके लिए होगा? बायर के लिए होगा।
जिस रेट पर वो किसी वस्तु को खरीदता है, जिस मूल्य पर खरीदता है, उस मूल्य को हम सीपी कहते हैं, और उसको मैथमेटिकल भाषा में हम उसको 100% बोलते हैं। अर्थात जब हम 100% की बात करें तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन सेलर के लिए ये 3 संभावनाएं हो सकती हैं। जब उसे प्रॉफिट होगा तो 100 से ज्यादा मिलेगा, अगर लॉस होगा तो 100 से नीचे होगा, और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस होगा तो वो 100% में होगा, अर्थात जितने में खरीदा उतने ही उसको मिल गया। अगर लॉस की बात कर सकता है तो उसको 80% मिल सकता है, 90% मिलता है, डिपेंड करता है कि उसने कितने परसेंट की हानि पर उसको बेचा। इसी तरह से अगर वो प्रॉफिट पर बेचता है तो कई संभावना हो सकती है, 10% का प्रॉफिट हो सकता है, 20% का प्रॉफिट हो सकता है। प्रॉफिट माने मोर देन 100 होता है। बच्चों इसके आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल को 500 रुपए में खरीदा और उसको 20% का प्रॉफिट हुआ। अब बच्चों यहां से बिल्कुल आपका बेसिक शुरुआत होता है, आपको इसे समझना होगा, क्योंकि मैं इसे आपको कई तरीके से बताऊंगा। कई तरीके से बताने का कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि कभी कभी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो प्रश्नों को आसान बना देते हैं, कभी कभी वो कॉन्सेप्ट उन प्रश्नों को कठिन भी बना देते हैं। इसलिए मैं आपको एक नहीं इससे रिलेटेड कई चीजें बताऊंगा कि जिस तरह से हमारा प्रश्न हो हमें उसको उसी अनुसार चेंज कर लेना चाहिए। जैसा कि मैं आपको इस प्रश्न में बता रहा हूं कि एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल को 500 रुपए में खरीदा और उसने उसे 20% लाभ पर बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो? तो अगर आप देखेंगे कि अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो उसको 100 रुपए में 20 रुपए का लाभ होता है, तो 500 रुपए में कितने का होगा? 100 रुपए का लाभ होगा। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे भी निकालते हैं, इसको पहले 500 का 20% निकालते हैं और इसके बाद उसे इसको जोड़ देते हैं, ये प्रॉफिट हो जाता है उसका, और इस प्रॉफिट को जोड़ देते हैं सीपी में तो सेलिंग प्राइस निकालते हैं। लेकिन बच्चों ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही नहीं है, इसलिए हम इसको बिल्कुल आपको सुझाव नहीं देंगे कि आप इसको अडॉप्ट करें। आपको इसे करना क्या है? सीपी मीन्स होता है 100%। आपने लगाया कितना? 100%। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20%। इसका मतलब आप जब बेचेंगे, आपने लगाया था 100%, आपको प्रॉफिट हुआ 20%। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बेचेंगे तो ये आपको दोनों चीजें मिलेंगी, यानी आपको जब बेचेंगे तो 120% मिलेगा। कैसे? 100% आपने लगाया, 20% आपको एक्स्ट्रा मिला, यानी आपको टोटल कितना मिलेगा? 120%। इसलिए हम यहाँ देखेंगे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 500 रुपए का 120% हो जाएगा। अब अगर इसको हम काट दें तो आप देखेंगे कि जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वो आ गया 600 रुपए। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। अब ये जो हमारा सेलिंग प्राइस है, अगर हम इसमें सीपी को घटा दें तो आपको प्रॉफिट भी निकल आएगा। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं कि आपको प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, तो आप 600 में, यानी आप जानते हैं कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात अगर आप 600 रुपए में 500 घटा देंगे तो ये आपको प्रॉफिट निकल आया, आपका 100 रुपए का प्रॉफिट। मैं आपको सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालना बता रहा हूं कि हम सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के केस में कैसे निकालेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आर्टिकल को 800 रुपए में खरीदा और हमको प्रॉफिट हुआ 40% का, तो हम अपना सेलिंग प्राइस निकालेंगे सीपी का 140%, सीपी का 140% यानी 800 रुपए का 140%। और आप देखेंगे कि 14 अट्ठे कितना होता है? 14 अट्ठे 112। सॉरी, ये आपका 8 चौके 32, 8 कम 8 3 11, 1120 रुपए ये आपका सेलिंग प्राइस बना। अब अगर हम यहाँ से भी प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो हम 800 रुपए इसमें घटा देंगे तो 320 रुपए आपको प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ से। तो ये आपने देखा कि अगर हमको सीपी दिया है और हमको प्रॉफिट दिया है तो हम इसको सेलिंग प्राइस को कैसे निकालते हैं। अब ये तो आपको
अगर हम फार्मूले के द्वारा निकालना चाहें तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, बट आप यहाँ देखेंगे मैं आपको फार्मूला नहीं बताऊंगा, क्योंकि हम फार्मूले के माध्यम से सवालों को तेज नहीं लगा सकते, स्पीड के साथ नहीं लगा सकते। कहीं कहीं जहाँ जरूरत होगी मैं आपको जरूर फार्मूले बताऊंगा, बट यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब एक अगला प्रश्न लेते हैं कि बच्चों अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने एक आर्टिकल, यहाँ पर आपका चूंकि सिंपल जो आपकी डिजिट दी जा रही प्रॉफिट और लॉस की जो भी डिजिट दी जा रही है वो आप देख रहे हैं होल नंबर में, लेकिन अगर यही डिजिट आपकी फ्रैक्शन में आ जाती है तो फिर थोड़ा कैलकुलेशन आपको इस मेथड से फिर आपको दिक्कत हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ से कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 42 रुपए में खरीदा और उसको प्रॉफिट हुआ 14.2/7%। अब अगर हमको उसका सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ से हमें फिर निकालने में दिक्कत होगी, इसे 100 में जोड़ना कठिन हो जाता है। जैसे कि आपने पीछे सवालों में देखा था, हमने 100 में होल नंबर को जोड़ देते हैं, आसानी से बन जाता है। लेकिन जब इस प्रकार की नंबर आ जाती है तो अब आपको थोड़ा सा यहाँ कठिनाई महसूस होती है। तो बच्चों जब इस तरह की चीजें आ जाती हैं, इस तरह की नंबर आ जाती हैं, तो हमें क्या करना है, हमें इस फ्रैक्शन को एक सिंपल वे में इसको तोड़ लेना है। जैसा कि अब देखिए इस टॉपिक में बहुत सारी ऐसे नंबर आपको मिलेंगी, जैसे मैं आपको कुछ जो ज्यादातर पूछी जाती हैं जो मैं आपको यूज करूंगा यहाँ पर। जैसे आपका हो गया 12.5%, आपका हो गया 14.2/7%। आप आगे परसेंटेज में पढ़ेंगे भी इसको, 16.2/3%, 33.1/3%, 66.2/3%, और इस तरह से और आप ले सकते हैं 28.4/7%। ये कुछ ऐसी नंबर्स हैं, और भी नंबर हो सकती है, बट ज्यादातर आप देखेंगे आपकी जो परीक्षाओं में पूछी जाती है इसी तरह की नंबर देते हैं, और हम बाकी इसके बारे में विस्तृत आपको परसेंटेज में बताएंगे। तो अगर इस तरह की नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 12.5%, ये होता है इसका परसेंटेज, जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/8, इसका होता है 1/7, और इसका होता है 1/6, ये होता है आपका 1/3, और ये आपका होता है 2/3, और ये आपका होता है 2/7। और भी हम ले सकते हैं इस तरह, जैसे हमारा 20% होता है, ये होता है 1/5 होता है। आपका 25% की अगर हम बात करें तो 25% आपका होता है 1/4 होता है। इसी तरह से अगर आप 30% की बात करें तो हो जाता है 3/10 होता है। 40% की बात कर दें अगर, क्योंकि मोस्टली आप देखेंगे यही नंबर आपको मिलते हैं, 50% आपका 1/2 होता है। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आपको जब इस प्रकार की नंबर आ जाती हैं, फ्रैक्शनल खासतौर से नंबर आ जाती है, तो आपको दिक्कत होती है। तो अब यहाँ से अब आपको कैसे करना, सेलिंग प्राइस में आपको निकालने के लिए बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा कि जब होल नंबर होती है तो हमने कैसे निकाला, अब अगर ये फ्रैक्शनल वैल्यू में आ जाता है तो फिर हम कैसे इसको निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, इन वैल्यू को याद रखना है। याद रखने से क्या होगा कि आप इनको बहुत आसानी से अपने समय को बचा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ से बात करूँ 14/2/7, इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/7 होती है। तो ये नीचे की जो वैल्यू होती है ये आपका सीपी होता है, और ये जो ऊपर की वैल्यू होती है इसको हम प्रॉफिट कहते हैं। यानी ये क्रय मूल्य हुआ और ये लाभ। यानी अगर आप किसी व्यापार में 7 रुपए लगा रहे हैं तो उसको प्रॉफिट कितने का होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो अब आपका सेलिंग प्राइस क्या बनेगा, यहाँ से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 7 में 1 को जोड़ देना है, और अगर हानि हो रही है तो 7 रुपए में 1 रुपए को माइनस कर देना है। डिपेंड करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आप यहाँ देखेंगे कि हमने अगर 7 रुपए लगाया तो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको बेचेंगे कितने में, 8/7 में, और यहाँ पर 4200 जैसे लिख देंगे। आप देखेंगे 7 6 42 और 6 48, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 4800 रुपए। तो आपने देखा यहाँ से कि अगर हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई तो हम उसको कैसे निकालेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 100 में जोड़ें, क्योंकि 100 में जोड़ना थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा, टाइम ज़्यादा लेगा, और वो ठीक नहीं रहता है। इसलिए जिस प्रकार का प्रश्न हो आपको उसी अनुसार अपने आप को चेंज कर लेना है। अगर आपको ये वैल्यू याद रहती है तो ये और ही बेहतर होता है।
इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आपका इस तरह से आता है, सीपी है, प्रॉफिट फ्रैक्शन में दिया हो, तो आप सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे। एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने एक आर्टिकल को 36 रुपए में खरीदा और उसको प्रॉफिट होता है 16/3%। तो उसका सेलिंग प्राइस क्या। अब अगर हम सेलिंग प्राइस की बात करें तो अगर आप देखेंगे 16 से 2/3 की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, यानी ये आपका सीपी हुआ और ये आपका प्रॉफिट हुआ। यानी अगर आप 6 रुपए व्यापार में लगाएंगे तो 1 रुपए का आपको लाभ होगा। तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 36 रुपए का 7/6 होगा। 6 से काट देंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 42 रुपए। ये आपका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो आपने देखा कि मैंने सेलिंग प्राइस कैसे निकाला। दो तरीके से मैंने आपको बताया। एक तो तरीका ये बताया कि अगर आपको होल नंबर दिया हो तो आप डायरेक्ट उसको 100 में ऐड करिए, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब होता है मोर देन 100। तो और अगर फ्रैक्शनल में दिया हो तो आप उस फ्रैक्शन को तोड़ लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, उसके बाद सेलिंग प्राइस निकालिए। तो आपने देखा कि अगर हमको सीपी दिया है, प्रॉफिट दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस को कैसे निकालेंगे। बच्चों जैसे अभी आपने देखा कि मैंने आपको सेलिंग प्राइस निकालना बताया कि अगर आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट आपको होल नंबर में भी आपको मिल सकती है नंबर, और आपको फ्रैक्शन नंबर में भी मिल सकती है। तो आपने कैसे सेलिंग प्राइस निकाला। तो बच्चों ऐसा जरूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही हो, लॉस भी आपको हो सकता है। इसलिए अगर आपको लॉस होता है तो फिर हम कैसे निकालते हैं, हम इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी ने एक आर्टिकल को मान लीजिए कि 4000 रुपए में खरीदा और उसको लॉस हुआ 20%। उसको लॉस हुआ 20%। तो बच्चों आप देख रहे हैं, अब आपसे पूछेगा कि बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या हो। तो बच्चों अगर हम देखें तो लॉस की कंडीशन मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीपी मूल्य होता है वो होता है 100%। सीपी को हम हमेशा बोलते हैं 100%। जब उसने 100% लगाया और जब उसको बेचा तो उसको लॉस कितना हो गया, 20%। जैसे अगर हम बात करें ये 100% है और अगर मैं इसका 20% हिस्सा काट दूं तो बचेगा कितना, 80% बचेगा। उसने 100% लगाया और 20% उसको लॉस हो गया, इसका मतलब उसका बचा कितना, 80% बचा। इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा हमारा वो सीपी का होगा 80%, क्योंकि 100% लगाया, 20% उसको लॉस हो गया, तो उसका बचेगा कितना, 80%। तो अब हम यहां से डायरेक्ट एसपी निकाल सकते हैं 4000 रुपए का 80%, और ये हमारा आ जाएगा 32 रुपए। यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया लॉस के कंडीशन। अब बच्चों आप देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें लॉस होता है तो लॉस के केस में हम कैसे सेलिंग प्राइस को निकालते हैं अगर आपको होल नंबर में दिया जाता है। अब इसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक आर्टिकल को लिया, एक आर्टिकल को खरीदा, मान लीजिए आपने मान लीजिए कि 6000 रुपए में खरीदा और आपको प्रॉफिट होता है 40% का, सॉरी यहाँ लॉस की बात हो रही है, यहाँ 40% का आपको लॉस हो रहा है। तो अब आपका जो सेलिंग प्राइस होगा, बच्चों ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेसिक चीजें हैं बट ये यही आपके पूरे सवालों में यूज होगा, इसलिए इसे समझना बहुत जरूरी है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन आपके बड़े से बड़े सवालों को बिल्कुल 1 से 2 लाइन या हार्डली 3 लाइन में आपको ये कॉन्सेप्ट निकाल के देगा सवालों को। अब आप जरा देखिए कि अगर हमने 100% लगाया और हमें लॉस हुआ 40% का, इसका मतलब हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, हमने 100% लगाया, 40% हमारा लॉस हो गया, तो हमारा बचेगा कितना, 60%। तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा, जो हमारा सेलिंग प्राइस आएगा वो 6000 रुपए का 60%, यानी उस सामान को हम बेच देंगे 36 रुपए। तो आपने देखा प्रॉफिट के कंडीशन में हमें क्या करना है, 100 में जोड़ देना है, और लॉस के कंडीशन में क्या कर देना है, उतना माइनस कर देना है। अब अगर यही सवाल हमारा फ्रैक्शनल हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये जो लॉस है हमारा ये 40% ना होता, ये पूरा होता आपका 16 सही 2/3%। तो अब इसको 100 में माइनस करने में आपको प्रॉब्लम आई।
क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाती है, आप इसको तोड़ेंगे फिर घटाएंगे फिर आप जाकर के करेंगे, तो उस तरह में आपको इसमें प्रॉब्लम आती है। और यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होता है, समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ लगा लेना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि विद इन टाइम हम कैसे सवाल को निकालें ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए बच्चों आप देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर हमारा 16 सही 2/3 है तो हम इसको 1/6 कर देते हैं, यानी ये आपका सीपी हुआ और ये आपका प्रॉफिट नहीं होगा, अब ये क्या होगा, लॉस होगा। ये बदलता रहता है प्रॉफिट और लॉस के अकॉर्डिंग। अगर प्रॉफिट होगा तो ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को बताती है, अगर लॉस होता है तो ऊपर वाली वैल्यू लॉस को बताएगी, लेकिन नीचे वाली वैल्यू कभी नहीं बदलती, ये हमेशा सीपी को डिनोट करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 6 रुपए किसी व्यापार में लगाया तो हमें 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो 6 रुपए में 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेंगे कितना, 5/6। तो अब हमारा जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 6,000 रुपए का 5/6 हो जाएगा, और इसको हम ऐसे काट देंगे और इस तरह से हमारा सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा वो 5,000 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर हमारा होल नंबर है तो हम उसको कैसे बनाएंगे, फ्रैक्शनल नंबर है अगर आप इसको याद रखते हैं तो बेहतर होगा, क्योंकि वहां पर जरूरी नहीं होता कि हम सवाल लगा लिए, ठीक है, वहां जरूरी ये होता है कि हमने समय से सवाल को कितना निकाल लिया। इसलिए ये वैल्यू अगर आपको याद रहती है, और मैं तो कहूंगा कि आप अगर इसको याद रखते हैं तो वो सबसे बेहतर चीज होगी आपके लिए। तो आपने देखा मैंने आपको केवल अभी 2 चीजें बताया, प्रॉफिट की कंडीशन में हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे और लॉस की कंडीशन में हम कैसे सेलिंग प्राइस को निकालेंगे। अभी मैंने केवल आपसे सेलिंग प्राइस की बात किया, अब अगर हमें सीपी निकालना हो तो सीपी हम कैसे निकालेंगे उस पर भी हम चर्चा अब करने जा रहे हैं। अब देखिए, जब आपको सीपी निकालने की बात आएगी तो फिर आपका प्रश्न में किस प्रकार से प्रश्न होगा, जैसे एक आदमी ने एक आर्टिकल को 1440 रुपए में बेचा, और जब बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ, यहाँ पर प्रॉफिट वैल्यू आपको दिया रहेगा, आपको प्रॉफिट हुआ मान लीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ। अब वो पूछेगा बताइए सीपी क्या हो। आपने पीछे देखा कि हमें सीपी दिया रहता था, प्रॉफिट दिया रहता था और हम सेलिंग प्राइस निकालते थे। यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया, और आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो बच्चों आप जानते हैं कि प्रॉफिट के केस में क्या होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है उसमें 2 चीजें होती है, एक तो वो मूल्य होता है जो हम इसको खरीद के लाते हैं, और दूसरा प्रॉफिट होता है, यानी सेलिंग प्राइस अगर लाभ पर है बेचा गया है, कोई वस्तु अगर लाभ पर बेचा गया है तो उस सेलिंग प्राइस में 2 चीजें शामिल होती हैं, एक तो उसका क्रय मूल्य और दूसरा लाभ। और बच्चों आप जानते हैं कि क्रय मूल्य को हम प्रतिशत में जब डिनोट करते हैं तो प्रतिशत में हम उसको डिनोट करते हैं, वो कहलाता है 100% होता है, और जितना प्रॉफिट होता है, जैसे इस केस में देखिए तो आपको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इसलिए अगर हम इसकी प्रतिशत में वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, 120%, और ये 120% किसको डिनोट करेगा, 120% डिनोट करेगा 1440 रुपए। क्यों, क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं, आपकी सीपी भी है और आपका इसमें प्रॉफिट भी है। लेकिन हमको चाहिए क्या, सीपी चाहिए, और सीपी मीन्स आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, यहाँ पर 100% निकालना है। इसलिए हम इसको सीधे से निकाल लेंगे, 100% बराबर क्या होगा, यहाँ से तो हो जाएगा 1440 बटा 120 और इंटू कितना हो जाएगा 100, और ये आ जाएगा आपका 1200 रुपये। तो ये आपने देखा कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो आप सीपी को डायरेक्ट कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं। निकालने के तो और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट ये जो तरीका है ये सबसे सिंपल और तरीका होता है, और यहाँ आप बहुत आसानी से चीज़ों को निकाल सकते हैं। और जब मैं कॉन्सेप्ट यूज करूंगा तो इन्हीं कॉन्सेप्टों को यूज करूंगा, इसलिए आपको भी इन्हीं को अडॉप्ट करना है। अब बच्चों जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को 9,600 रुपए में बेचा, और जब बेचा तो उसको प्रॉफिट हुआ 20% का प्रॉफिट हुआ। अब पूछेगा बताओ इसका सीपी क्या होगा। फिर प्रश्न वही उठा कि जब हम लाभ पर बेचते हैं तो इसमें 2 चीजें होंगी, एक तो उसकी कॉस्ट होगी, दूसरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट को हम बोलते हैं 100%, और प्रॉफिट यहाँ पर कितना हो रहा है, 20%। इसका मतलब जो आपको ये मिला, इसकी जो प्रतिशत में वैल्यू है वो 120% है,
अर्थात हम इसको लिखेंगे 120% बराबर 9600। तो हमें सीपी चाहिए, हम यहाँ से सीधे से सीपी निकाल लेंगे और ये आ जाएगा 9600 120 गुणे 100 और ये आ जाएगा बच्चों 8000 रुपए उसका सीपी हो जाएगा। तो आपने देखा कि अच्छा बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके सवालों को बिल्कुल छोटा कर देता है। आप देखेंगे अभी जब सवाल आएंगे, आप जिन सवालों को लगाते रहे होंगे आप उन तरीकों से देखेंगे और जब इस तरीके से आप लगाएंगे आप देखेंगे आपका सवाल बहुत छोटा हो जाता है। अब आपने देखा कि अगर हमने सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो हम कैसे सीपी को निकालते हैं। अब बच्चों यही केस जहां होल नंबर में प्रॉफिट दिया है वो आपको फ्रैक्शन में भी दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी ने यहाँ पर एक आर्टिकल को 9600 रुपए में बेचा और बेचने के बाद उसको 20% की यहाँ पर प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए 16 सही 2/3 हो गया। यहाँ से प्रॉफिट उसको 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हो गया। आपने देखा था होल नंबर में हमने क्या किया था, अब इसको होल नंबर में जोड़ना तो कठिन हो जाएगा, इसलिए अब हम फिर अपने उन्हीं तरीकों को लेकर के चलेंगे यहाँ से। और यहाँ पर इसको सेलिंग प्राइस को हम 4200 ले लेते हैं, 96 से 9600 की जगह इसको हम 4200 रुपए ले लेते हैं। सेलिंग प्राइस 4200 हो गया और प्रॉफिट आपको 16 सही 2/3% हो गया। तो अब आप जरा देखिए यहाँ से कि अगर हम यहाँ से देखें इसकी जो वैल्यू होती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6 होती है। तो ये हमारा सीपी को डिनोट करता है और ये हमारा प्रॉफिट को डिनोट करता है। तो बच्चों आप देखेंगे कि अगर हमने 6 रुपए लगाया तो हमें प्रॉफिट कितना होगा, 1 रुपए का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 6 रुपए का सामान आप 7 रुपए में इसको बेच रहे हैं। तो अब हमारा सेलिंग प्राइस और जो सीपी का रेशियो। बच्चों एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक आर्टिकल को 42 रुपए में बेचा गया और उसको प्रॉफिट हुआ 16 सही 2/3% का उसको प्रॉफिट हुआ। तो पूछेगा बताओ इसका सीपी क्या है। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेलिंग प्राइस दिया है और प्रॉफिट दिया है, लेकिन प्रॉफिट आपको होल नंबर में अगर दी हो तो हम उसको क्या करते हैं, सीधे से 100 में जोड़ करके और उसको सीधे सीपी निकाल देते थे। लेकिन इसको 100 में जोड़ना अब थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए बच्चों इसको कैसे बनाना है, इस चीज को फिर हम ऐसे देखेंगे जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि जब हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे थे, आपको प्रॉफिट फ्रैक्शन में दिया होता था, तो फिर हम कैसे उसको सिंप्लीफाई कर लेते थे। तो आप देखेंगे 16 सही 2/3 की जो वैल्यू होती है, जैसे मैंने अभी आपको लिखाया था, ये होता है 1/6। तो बच्चों जो नीचे वाली वैल्यू होती है ये हमेशा सीपी होती है और ये किसको डिनोट करेगी, प्रॉफिट को डिनोट करेगी। तो अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने 6 रुपए व्यापार में लगाया तो हमें लाभ कितना होगा, 1 रुपए का लाभ होगा। तो इसका मतलब हम उसको बेचेंगे कितने में, 7 रुपए में। तो अब अगर हम यहां से देखें कि हमारा एसपी और जो सीपी है इसका रेशियो बनेगा, वो बन जाएगा 7/6 का रेशियो बनेगा। तो ये जो 7 है ये किसको डिनोट करेगा, सेलिंग प्राइस को डिनोट करेगा और ये हमारा सेलिंग प्राइस है यहाँ पर 4200 रुपए, 4200 रुपीज। तो आप देख रहे हैं कि 7 रेशियो की वैल्यू 4200 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600 रुपए हो जाएगी। तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणे 600 यानी कितना हो जाएगा, 3600 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सीपी होगा वो 3600 रुपए होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आती है तो हम अपना तरीका भी चेंज कर लेते हैं, है वही चीज, बट इससे क्या होता है कि आपके जो सवाल हैं वो बड़े सिंपल हो जाते हैं, आपको कठिनाई बिल्कुल महसूस नहीं होती। जैसे मैं आपको एक और सवाल लेता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक आदमी है और एक आदमी एक आर्टिकल को 7200 रुपए में बेचता है और बेचने के बाद उसे प्रॉफिट होता है 12.5%।
सिर्फ 12.5% का प्रॉफिट होता है। तो अब उसका सीपी कितना बनेगा? तो बच्चों आपने देखा कि 12.5% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो 1/8 होती है। तो ये किसको डिनोट करेगा? ये सीपी को डिनोट करेगा। और ये किसको डिनोट करेगा? प्रॉफिट को डिनोट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब हमारा एसपी और जो सीपी बनेगा वो कितना बनेगा? 8 रुपए के सामान में 1 रुपए का लाभ कमाएंगे, यानी हम उसको बेचेंगे कितने में? 9 में। और हमारा सीपी का रेशियो कितना है? 8। और ये 9 रेशियो किसको डिनोट करेगा? 7200 रुपए को डिनोट करेगा। 9 रेशियो बराबर 7200, तो 1 रेशियो बराबर कितना हुआ? 800 हो गया। तो 8 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 8 गुणे 800, यानी कितना हो जाएगा? 6400 रुपए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा जो सीपी है, अगर हमें प्रॉफिट फ्रैक्शन के केस में देता है, फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो हम सीपी को किस प्रकार से निकालते हैं। ये आपने प्रॉफिट के केस में देखा। अगर हमको सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो हम सीपी निकाल लेंगे। अगर हमको एसपी दिया हो और यहाँ पर प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हो, तो भी हम इस चीज को निकाल सकते हैं। जैसे अब पहले हम इसको होल नंबर में देखते हैं कि अगर हमको होल नंबर में दिया है तो हम इसको कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक आर्टिकल को बेचा 960 रुपए में या 9600 रुपए में हमने इसको बेचा और हमको लॉस हुआ 20%। पूछेगा इसका सीपी क्या है। हमने लगाया कितना? 100% लगाया था, 100% लगाया, लेकिन हमको लॉस कितना हो गया? 20%। तो हमको मिलेगा कितना? 80% मिलेगा। भाई हमने 100% लगाया, लॉस हमको 20% हुआ, ये जो वैल्यू है वो हमारी जो वैल्यू होगी वो होगी 80%। लेकिन हमको चाहिए कितना? हमको चाहिए 100% चाहिए। तो आप यहां से देखेंगे, हम इसको लिखेंगे 80% बराबर 9600 के, तो 100% बराबर कितना हो गया? और ये आ जाएगा 9600 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100, और ये आ जाएगा आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12,000। तो आपने देखा कि लॉस की कंडीशन में हमें क्या करना है। अगर जैसे आपने देखा कि अगर प्रॉफिट होता है तो हम 100 में जोड़ देते हैं, अगर लॉस होता है तो हम 100 में उतना माइनस कर देते हैं। जैसे आपने देखा कि हमने इन्वेस्ट कितना किया? 100%, हमको लॉस कितना हो गया? 20%, यानी हमें जो वैल्यू मिली बेचने के बाद वो वैल्यू कितनी है? वो 80% है। तो इस तरह से हम सीपी को निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक आदमी ने एक आर्टिकल को 8,100 रुपए में बेचा और उसको लॉस हो गया 10% का, उसको लॉस हो गया। तो पूछेगा बताओ उसका सीपी कितना हो। फिर हम देखेंगे हमने लगाया कितना था? हमने 100% लगाया था। बेचने पर हमको लॉस कितना हुआ? 10% लॉस हो गया। इसका मतलब ये जो हमारी वैल्यू है वो हमारा सीपी का 90% वैल्यू होगी। ये हमारी जो 8,100 रुपए है ये हमारी 90% वैल्यू हो गया, क्योंकि हमने लगाया कितना? 100%। हमको लॉस कितना हो गया? 10%। जैसे मान लीजिए ये पेन है आपका 100% है, इसमें 10% काट दिया जाएगा तो बचेगा कितना? 90%। तो अब हम यहाँ से फिर सीपी निकालेंगे और इसको लिखेंगे 90% बराबर 8,100 रुपए, तो हमारा 100% बराबर कितना होगा? और ये 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9,000 रुपए। तो इस तरह से आप यहां पर देख रहे हैं कि हम को अगर सेलिंग प्राइस दिया हो और लॉस दिया हो, सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो हम कैसे सीपी को निकालते हैं। तो आपने देखा कि अगर हमको सीपी दिया हो, प्रॉफिट दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। इसी तरह से सीपी दिया हो, लॉस दिया हो, तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। इसी तरह से एसपी दिया हो और आपको प्रॉफिट दिया हो तो हम सीपी कैसे निकालेंगे। इस तरह से आपने देखा कि हमको कैसे निकालना है इन चीजों को, और
इनका निकालने का तरीका क्या है। मैंने आपको होल नंबर में भी बताया और आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में भी आपको चीजों को बताया। अब देखिए यहां पर हम जो भी सवाल निकालेंगे इन्हीं नियमों के आधार पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट के द्वारा हम सवालों को आगे निकालते हैं। अब जैसे कि अगर हम सवालों की बात करें कि मान लीजिए कि एक आदमी ने एक आर्टिकल को बेचा 9,600 रुपए में बेचा, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। 20% का उसको प्रॉफिट होता है। आपसे पूछ लेगा कि बताइए 40% का प्रॉफिट या 30% का प्रॉफिट या कुछ भी कह सकता है। आपसे कह देगा कि मान लीजिए कि 60% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस उसका 60% लाभ पर कितना हो जाएगा। तो अब इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक पहला तरीका तो ये हो सकता है पहले हम इसका सीपी निकाल लें और इसके बाद फिर हम 60% लाभ पर उसका सेलिंग प्राइस निकाल लें, बट ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसका सरल तरीका क्या हो सकता है। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना हो रहा था, 20% का प्रॉफिट हो रहा था। तो 20% प्रॉफिट पर उसका सेलिंग प्राइस कितना था, 9,600 रुपए। लेकिन हमको किस प्रॉफिट पर उसका सेलिंग प्राइस निकालना, 60% प्रॉफिट पर हमको उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालेंगे, 160%। बच्चों अगर यहाँ 70% प्रॉफिट होता तो हम यहाँ 70% निकालते, अगर यहाँ 40% का प्रॉफिट होता तो हम 140% निकालते। और इस तरह से हम देखेंगे कि ये हमारा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा 12×96, 16×128, 12,800 रुपए हमारा सेलिंग प्राइस बने। एक बार फिर से देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने देखा कि एक वस्तु को जब 20% लाभ पर बेचा गया तो उसका सेलिंग प्राइस 9,600 रुपए प्राप्त होता है। कह रहा कि अगर इसे 60% लाभ पर बेचा जाता तो इसका सेलिंग प्राइस क्या प्राप्त होता। तो आपने देखा कि 9,600 में उसका सीपी और प्रॉफिट कितना, 20%, यानी कि 120% बराबर किसके हो जाएगा, 9,600 रुपए के हो जाएगा। अब आपको 60% लाभ पर अगर सेलिंग प्राइस चाहिए, यानी सीपी भी चाहिए, 60% का प्रॉफिट भी चाहिए, इसका मतलब आपको जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए, 160% की। तो इस तरह से हम इसका सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो ये आता है 12,800 रुपए इसका सेलिंग प्राइस प्राप्त होता है। तो बच्चों आपने देखा कि ये मैंने आपको कुछ थ्योरी बताया, और ये जितनी थ्योरी मैंने आपको बताया, इसी थ्योरी के माध्यम से हम सवालों को डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बिल्कुल टाइप 1 क्वेश्चन आपको बताया, किस टाइप के सवाल आपके जो आते हैं, बिल्कुल बेसिक, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप देखेंगे, अगर आप अपने लास्ट ईयर के पेपर्स को देखेंगे, प्री के देखेंगे या किसी भी एग्जाम में देखेंगे, तो आपको इस तरह के बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं। और इन प्रश्नों की का जो अभ्यास है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा। पहले आपको इस थ्योरी को अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको बार बार वीडियो को देखना है ताकि आप इस थ्योरी को अच्छी तरह से समझ सकें, क्योंकि मैं आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं बताऊंगा ऐसी चीज जिससे आपको लगे कि हाँ इसमें कुछ है, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट 100 पर बेस्ड होता है। मोर देन 100 प्रॉफिट होता है, और अगर हम 100 से नीचे जाते हैं तो हमें लॉस होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के आपके जो क्वेश्चन है, लेवल 1 के जो क्वेश्चन है, वो मैं आपको अगले वीडियो में आपको डिस्कस कराऊंगा। लेकिन इससे पहले आप इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से समझें और आप इसको देखिएगा। आपको जो भी सुझाव देना चाहते हैं, आप अपने सुझाव मुझे मैसेज के द्वारा, मैसेंजर से आप मुझको भेज सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पर आधारित, क्योंकि सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पर होंगे, टाइप 1 टाइप 2 जितने भी इसमें सवाल बनेंगे, तो आपको मैं इसके रिलेटेड जो सवाल होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, और उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे वो वीडियो बनता है, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से इन सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा। लेवल 1 के सवाल आपको, और हम इसी बोर्ड में ही आपको उन सवालों पर डिस्कशन करेंगे, और इसके बाद टाइप 2 के क्वेश्चंस होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।